अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तराखंड में करीब 16 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घर पर प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। इन मीटरों से बिजली के दामों में भी बदलाव होगा। दिन, शाम और रात के रेट भी अलग अलग तय होंगे। दिन में जहां सस्ती बिजली रहेगी वहीं रात में महंगी बिजली मिलेगी। तो दिन में सस्ता होगा बिजली का दाम, रात को महंगे दाम पर बिजली मिलेगी। बिजली के दामों में बदलाव होगा, प्रीपेड बिजली के दामों में बदलाव होगा। ये बड़ी खबर हम उत्तराखंड से बता रहे हैं। दिन में सस्ता होगा बिजली का दाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा में इस समय धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम धामी ने बल्लभगढ़ में रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़े। सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के लिए आयोजित रोड शो में शामिल हुए और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बल्लभगढ़ हरियाणा से। ये तस्वीरें जहां पर मूलचंद शर्मा के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वोट की अपील की। छप्पन साल बाद आर्मी मेडिकल कोर में तैनात सैनिक नारायण सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर आज सेना द्वारा उनके पैतृक गांव लाया गया। चमोली जिले के थराली विकासखंड के कोलपुड़ी गांव के रहने वाले नारायण सिंह बिष्ट वायुसेना के विमान AN-12 में सवार थे और 7 फरवरी 1968 को चंडीगढ़ की ओर बढ़ते समय मौसम खराब होने के चलते विमान रोहतांग दर्रे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान दुर्घटना में सवार सैनिकों की खोज के लिए सेना और डोगरा स्काउट से अभियान चलाया था। अब 56 साल बाद सेना के सर्चिंग अभियान में 29 सितंबर को 4 दूसरे जवानों के शव बर्फ में दबे हुए मिले, जिनमें से एक नारायण सिंह का भी शव शामिल है, जिसकी पहचान उनके पर्स में मिले कागजों से हुई है। और बातचीत करने के लिए नितिन सेमवाल हमारे संवाददाता जोशीमठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, काफी लंबा वक्त, 56 साल के वक्त के इंतजार के बाद ये शव वापस थराली पहुंचा है। जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों के लिए ये दुख भरी खबर जरूर है, लेकिन एक खुशी ये भी है कि उनका बेटा जो शहीद हुआ है, कहीं ना कहीं 56 साल के बाद उसका पार्थिव शरीर आज पहुंचा है, तो लोगों ने भी उसका स्वागत किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर अपने जवान को अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी उनका अंतिम संस्कार का जो रस्म है वो वहाँ पे निभाई जा रही है। जो संस्कार की जो भी हिंदू रीति रिवाज के साथ जो भी परंपराएं होती है उसको वहां पे अभी निभाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दुख भरे पल जरूर हैं, लेकिन 56 साल के बाद किसी के जवान का पार्थिव शरीर घर लौटा है, तो लोगों को जो उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो जरूर वापस आएंगे, चाहे वो जिंदा वापस आए या उनका पार्थिव शरीर लौटे, तो वो एक उम्मीद जरूर गाँव के लोगों को भी और परिवार के लोगों के बीच भी दिखाई दे रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देहरादून से खबर है, यहां के पेयजल के दफ्तरों में विजिलेंस की रेड पड़ी है। हरिद्वार और देहरादून में रेड चल रही है। हरिद्वार में लगे 2 STP प्लांट में वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। वित्तीय गड़बड़ी के चलते विजिलेंस ने जांच शुरू की है। तो 2 STP प्लांटों में गड़बड़ी मिली थी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत हुई थी। और बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्तवाल हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। सत्येंद्र, क्या ये पूरा मामला है और फिलहाल क्या निकलकर इस रेड के बाद सामने आया है? बिल्कुल अनुपम, पहले तो मैं एक अपडेट करना चाहूंगा कि क्योंकि ये सब 2 STP का मामला नहीं रहा है। नमामि गंगे में 2009 से और 2017 तक जितने भी प्रोजेक्ट तैयार हुए हैं, यानी जितने भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हुए हैं, चाहे अब वो बद्रीनाथ से और ऋषिकेश तक के जितने भी प्लांट हैं, इन सब की जांच विजिलेंस एक बार फिर कर रही है। बताया जा रहा है कि इनमें बड़ी वित्तीय अनियमितता इनमें हुई है। अभी हम आप देख सकते हैं, अभी हम उत्तराखंड पेयजल संस्थान के जो प्रधान कार्यालय है वहां पे हम खड़े हैं और विजिलेंस की टीम यहाँ कुछ ही देर यहाँ
पहले यहाँ पहुंची है और विजिलेंस की टीम ने जितने भी प्रोजेक्ट हैं, करीब बताया जा रहा है कि करीब 7 से 10 के हेरफेर ये प्रोजेक्ट हैं, जिन सभी की डीपीआर और जिन सब पे विजिलेंस, जिन सभी के वो जो कागज हैं वो विजिलेंस अपने कब्जे में ले लिए। लगातार विजिलेंस अब यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ कर रही है। पूरा मामला बताया जा रहा है कि पूर्व एमडी जो यहाँ पे थे उन्होंने इन पूरे जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनमें कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितता हुई थी और जिसका अब जांच विजिलेंस ने आज से शुरू कर दी है, जिसमें एक देहरादून में यहाँ छापेमारी चल रही है, दूसरा हरिद्वार के जो पेयजल निगम का जो ऑफिस है वहां पे भी लगातार विजिलेंस की टीम पहुंची है और वहां पे भी छापेमारी जारी है। जी, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर दाटा के पास एक बाइक हाईवे किनारे फैले मलबे में टकरा गई, जिसमें बाइक सवार दोनों शख्स खाई में जा गिरे। इसकी वजह से उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने दोनों को बचाया और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो यमुनोत्री हाईवे पर खाई में गिरे 2 लोग, हाईवे पर मलबे से टकराकर गिरी बाइक, दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों घायलों का रेस्क्यू किया गया। ऋषिकेश में नवरात्र के पहले दिन त्रिवेणी घाट रोड पर जाम लग गया। जाम से परेशान एक लड़के ने जाम में फंसी यमकेश्वर से बीजेपी विधायक की खाली गाड़ी के ऊपर चढ़कर जमकर हंगामा किया। लोगों ने विरोध के बाद भी लड़का गाड़ी से नहीं उतरा। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़के को हिरासत में लेकर चौकी पर ले गई। बताया जा रहा है कि यमकेश्वर विधायक की गाड़ी जाम में फंस गई थी, जिसमें सिर्फ ड्राइवर था। उत्तराखंड में दो विधानसभा भवन हैं, एक गैरसैंण एक देहरादून। दोनों ही जगह विधानसभा भवन शोपीस बने हुए हैं। कारण यहां पर मंत्री नहीं बैठते तो स्टाफ भी नहीं बैठता। जब कोई नहीं बैठता तो यहां पब्लिक ने भी आना छोड़ दिया। हालत यह है कि फरियादी अब मंत्रियों के घरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। उत्तराखंड देश के उन गिने चुने राज्यों में है जिसकी 2 राजधानियां हैं। उत्तराखंड की भी एक राजधानी गैरसैंण है तो दूसरी राजधानी देहरादून, और दोनों जगह विधानसभा भवन हैं। इन विधानसभा भवनों का मतलब होता है कि यहाँ पर कामकाज होता है, यहाँ पर मंत्री यहाँ बैठते हैं, विधायक यहाँ बैठते हैं और फरियादी जो जनता होती है वो विधानसभा पहुंचती है मंत्रियों से मिलने अपनी समस्या को लेकर। गैरसैंण विधानसभा भवन एक शोपीस भवन है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि गैरसैंण में कामकाज केवल तब संचालित होता है जब कोई सेशन वहां पर करना हो, बजट सेशन वहां पर करना हो। इसके अलावा गैरसैंण एक सफेद हाथी गैरसैंण की बिल्डिंग को हम कह सकते हैं। मैं अभी देहरादून में विधानसभा भवन में हूं। देहरादून का विधानसभा भवन भी महज शोपीस बनकर रह गया है और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर मंत्रियों ने बैठना बंद कर दिया है। ये मंत्री रेखा आर्या का कक्ष है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मंत्री यहाँ पर नहीं है, फरियादी यहाँ पर नहीं है, तो स्टाफ भी यहाँ पर बैठकर क्या करेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेयरें खाली हैं। अभी तक एक कमरा बंद था, हमारे सामने ही एक कमरा खोला गया। वैसे आप किस पोस्ट पे हैं? मैं 4th क्लास में। यहाँ पे कौन कौन स्टाफ कहाँ गया है? स्टाफ अभी आ रहा है सर। अभी आया। हाँ हाँ। वाले भी कहीं गए हैं पोस्ट कितने लोग बैठते हैं यहाँ पे? ऑफिस। स्टाफ है सर पूरा, बाकी स्टाफ आवास में बैठता है। तो 10:30 बज चुके हैं, 10:30 बजे का समय हो चुका है। जैसा कि आपने बताया कि स्टाफ आवास में बैठता है, बेहद जरूरी है क्योंकि मंत्री भी आवास में ही बैठते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड के जो तमाम मंत्री हैं उन्होंने अपने आवास को जो यमुना कॉलोनी में स्थित है उसी को कैंप कार्यालय में कन्वर्ट कर दिया है। जो तमाम लोग जाते हैं उसी कैंप कार्यालय में जाते हैं। इस विधानसभा भवन में न मंत्री आते हैं और जब मंत्री नहीं आता तो स्टाफ भी यदा कदा यहाँ पर बैठता है, और जब स्टाफ भी यहाँ पर नहीं होता तो फिर फरियादी आकर क्या करेंगे। आप देख सकते हैं ये लंबी गैलरी साफ सुथरी सी सुनसान पड़ी हुई है। कोई दूर दूर तक कोई बंदा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अधिकांश कमरों पर यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। मंत्रियों ने जो अपने कैंप कार्यालय घरों पर बनाए हैं वहां पर भी आम फरियादी
की पहुंच नहीं हो पाती, क्योंकि मंत्रियों को कॉल करना, उनको सुनना, कब वो वहां पर बैठेंगे, किस दिन बैठेंगे, मंत्री घर पर हैं या नहीं हैं, इसकी आम पब्लिक को जानकारी नहीं होती। लिहाजा पब्लिक कभी विधानसभा में भटकती है, कभी मंत्रियों के आवास में भटकती है, कभी मंत्रियों के विभागों में जाकर भटकती है। कुल मिलाकर जनता दर दर भटकती है अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन उनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं। जिस विधानसभा में उनकी समस्याएं सुनी जानी थी, जहां मंत्रियों ने बैठना था, मंत्री इस विधानसभा का रुख नहीं करते। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौ पर बात, न्यूज 18 देहरादून। उत्तराखंड में कई जड़ी बूटियां हैं जिनसे कई आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं। इनका महत्व और जानकारी देश के साथ विदेशों में भी पहुंचे। इसके लिए उत्तराखंड आयुष विभाग अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कराने जा रहा है, जो 12 से 15 दिसंबर तक राजधानी देहरादून के FRI में होगा, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद संस्थानों के विशेषज्ञ, आयुष फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधि, आयुष चिकित्सा एक मंच पर मंथन करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की आयुर्वेद से जुड़े लोग भी तारीफ कर रहे हैं। इस सम्मेलन में 10 से ज्यादा देशों के 100 से ज्यादा लोग आएंगे। वहीं देश भर से करीब 15,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। पूरे देश भर से विभिन्न आयुर्वेदिक कॉलेजेस और विभिन्न जो हमारे संस्थान होंगे वो प्रतिभाग करेंगे। साथ में आयुष विभाग में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होंगे, उनके जो उद्योजक होंगे, वो भी सहभाग करेंगे। पूरे विश्व भर से इसमें जो है 110 से अधिक जो है इंटरनेशनल डेलीगेट्स प्रतिभाग करेंगे, जो आयुर्वेद के क्षेत्र में अपने योगदान के बारे में चर्चा कर सकते हैं। देखिए, फायदा तो ये है कि लोगों को एक उत्तराखंड की पहचान मिलेगी। यहाँ पर उत्तराखंड को मतलब पहचान मिलेगी, और लोग जो बाहर से आएंगे वो उत्तराखंड को जानेंगे और आयुर्वेद के उद्देश्य से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 सरकारी संस्थाएं भी हैं। ऋषिकुल गुरुकुल बहुत पुरानी संस्था है वो। जौनसार बावर अपनी अनूठी संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। इन दिनों जौनसार बावर में खेतों से मक्के की फसल को तोड़कर घरों के आंगन में सुखाया जाता है। दिन भर अपने खेतों में काम करने के बाद रात को गांव के सभी लोग सामूहिक रूप से हर घर में जाकर भुट्टे से मक्के के दानों को अलग करने का काम करते हैं। इसमें गांव के सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। एक दूसरे की मदद के साथ ही ये काम ग्रामीणों के मनोरंजन का साधन भी है। ये तब तक चलता रहता है कि जब तक गांव के सभी परिवारों का काम खत्म नहीं हो पा जाता। इस दौरान पारंपरिक लोकगीत भी गाया जाता है। संसार बावर का रीति रिवाज आमे दूसरा का अपना काम करूँ, हम देखो के सबू के साथ टेंटी ले जाऊँ। हमारे यहाँ रीति रिवाज संसार बावर का और सब चीज हमारे पुराना कल्चर से अलग भी लगे चल कि हमारे यहाँ एक दूसरे के घरों में जाके मक्की निकालते हैं, और जैसे कि हम दिन में काम करते हैं तो शाम को इसको निकालते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें थकान हो रही है या क्या हो रही है। एक तरीके का ये मनोरंजन भी है। टिहरी के त्रिलोक रावत अपने 2 बेटों पारस और ऋषभ के साथ टिहरी झील में बिना लाइफ जैकेट के कंडीसौर तक करीब 22 किलोमीटर तैराकी का रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ TSDC का एक कर्मचारी भी शामिल है। हालांकि इससे पहले 2021 में त्रिलोक रावत अपने बेटों के साथ बिना लाइफ जैकेट के 12 किलोमीटर और फिर 2023 में 15 किलोमीटर तैराकी का रिकॉर्ड बना चुके हैं, और इस बार उनका टारगेट करीब 22 किलोमीटर का है। भोलेनाथ के आशीर्वाद, गंगा मैया के आशीर्वाद से इस बार, पिछली बार हम झूला पुल तक गए थे यहाँ से कोटी कॉलोनी से, इस बार उसको तोड़ने का है और उससे आगे कंडीसौर तक जाने का प्रयास करेंगे। बचपन से ही डर चला गया और पिछली बार भी करा था हमने और इस बार भी करेंगे। इस बार ज़्यादा का प्रयास रहेगा। पिछली बार 15 किलोमीटर था, इस बार उससे आगे का प्रयास करेंगे। हमारे टिहरी के इतने लड़के हैं जो अच्छे स्विमर हैं, उनको भी आगे बढ़ावा दिया जाए और उन्हें भी चांस दिया जाए, ताकि ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ स्विमर हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 51 शक्तिपीठों के शामिल नैनीताल की नैना देवी मंदिर में देश भर के पर्यटक मां नैना के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में भीड़ लगी है तो लाइन लगाकर मां नैना के पूजा पाठ और दर्शन कर रहे हैं। माँ की तो असीम कृपा है। हम मतलब नवरात्रि में 9 दिन माँ को पूजे जाते हैं। नैना देवी का तो मतलब सब पर बहुत कृपा है। 9 दिन हमारे लिए बहुत ही मतलब माँ के रहते हैं। ये तो इत्तेफाक का टिकट बना, तो मैं सोचा भी नहीं था कि मैं नवरात्र के फर्स्ट दिन माता के दरबार में आ जाऊंगा, कि माता का बुलावा था। यहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ भक्त लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वो यहाँ पर फिर अपना जो मनोकामना किए हैं वो चढ़ाते हैं और माँ से आशीर्वाद लेते हैं। उनका अच्छा होता है, बार बार आते रहते हैं। नवरात्रि के मौके पर देहरादून के मंदिरों में भी